हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग का लगभग मैं हाफ चैप्टर ख़त्म कर चुका हूँ पॉलिटिक्स का। आज जो हमारा जो टॉपिक है आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मैंने लगभग आप लोग का 4 टॉपिक कंप्लीट कर दिया। डेमोक्रेसी के बारे में बता दिया आपको, मैंने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी बता दिया, और साथ साथ मैंने आपको 4 केस के बारे में बताया। मैंने 4 स्टडी केस आपको बताया, जैसे पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, जिम्बाब्वे के बारे में पढ़ा, फिर हमने मैक्सिको के बारे में देखा, चाइना के बारे में देखा। ये सारा केस हमारा जितना भी जो केस हम लोग पढ़े थे, ये चारों केस जो पढ़े थे, जो फिजी आइसलैंड के बारे में जो पढ़े, ये चारों केस क्या था, हमारा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का निकलता था। ठीक है, तो ये जितना भी केस हमने लोग ने पढ़ा, ये सारा का सारा केस हमारा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का निकला था। जो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। मतलब हम लोग डेमोक्रेसी का मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग डेमोक्रेसी का क्या क्या देखने वाले हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज देखते हैं डेमोक्रेसी का। पहला, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी। कोई भी डेमोक्रेसी कंट्री या कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो लीडर्स होता है वो चेंजेस होते रहता है। ठीक है, वो ये हमारा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज किस किस पर्पज से हुआ, तो यहाँ पे इनस्टेबिलिटी आ जाता है। ठीक है, इनस्टेबिलिटी आ जाता है। तो इनस्टेबिलिटी किस बेसिस पे आता है, तो इनस्टेबिलिटी आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, लीडर्स चेंजेस अगर करेंगे तो हमारा जो भी पॉलिसी है, स्कीम्स वगैरह जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, वो हो सकता है जो नई गवर्नमेंट आई है, जो नए लीडर्स आए हैं, वो इस पॉलिसी को चेंज कर दें। शायद वो पॉलिसी पीपल के वेलफेयर के लिए काम हो, लेकिन वो जो नए गवर्नमेंट आए वो क्या करे, वो उस पॉलिसी को बंद कर दिया जाए। तो क्या होता है डिसएडवांटेज में, क्या पहला डिसएडवांटेज क्या निकला, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, ये हमारा डिसएडवांटेज है। तो क्या हो जाता है इसके वजह से, इनस्टेबिलिटी हो जाता है, इनस्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी एंड स्कीम्स। ठीक है, दूसरा हमारा डिसएडवांटेज क्या है, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंपटीशन पावर प्ले। देखो, डेमोक्रेसी क्या करता है, पॉलिटिकल कंपटीशन लाता है एंड पावर प्ले। मतलब क्या है, डेमोक्रेसी कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो हमारा जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। अगर कोई अगर कोई लीडर्स, कोई गवर्नमेंट जीत जाती है तो वो क्या अपना पावर का मिस यूज़ करती हैं। ठीक है, अपना पावर का मिस यूज़ करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर वो जो भी गवर्नमेंट अभी आई है तो हो सकता है वो पीपल के वेलफेयर के लिए काम करे, नहीं। वहाँ पे क्या है, नो मोरालिटी फॉर, नो स्कोप फॉर मोरालिटी। वहाँ पे मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल कंपटीशन में चल रहा है, तो उस पर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, आफ्टर द विनिंग द इलेक्शन, द पावर कम्स अंडर the government which should will not provide a better welfare for the people and no scope for morality। ठीक है, तो यहाँ तक मैं, ये दूसरा हमारा निकल गया डिमेरिट्स का पॉइंट। ठीक है, तो जैसे करप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई गलत, किसी के गलत के हाथ में अगर पावर चला जाएगा तो वो क्या करेगा, करप्शन लाएगा, क्राइम बढ़ा देगा। तो ये हो जाता है कि अगर पॉलिटिकल कंपटीशन है और किसी गलत के हाथ में अगर पावर चल जाता है तो करप्शन बढ़ जाता है और क्राइम बढ़ जाता है। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या होता है, कोई भी स्कोप नहीं रहता है, मोरालिटी का कोई भी स्कोप नहीं रहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी, इट लीड्स टू डिलेज। मतलब क्या है, कोई भी हम पॉलिसी, कोई भी स्कीम को अगर हम लॉन्च करने वाले हैं तो बहुत सारे पीपल से, मतलब वो हमारे पार्टी के जितने मेंबर है उससे कंसल्ट करना पड़ता है, उनसे डिसीजन लेना पड़ता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये डिले हो जाता है, कोई भी स्कीम को लॉन्च करने में वो टाइम का डिले हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या निकल रहा है, थर्ड डिसएडवांटेज और डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। समझ में आ गया यहाँ तक? मैंने 3 पॉइंट बताया, तीनों में आपका क्या था, डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी और डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। आपसे डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर द आर्गुमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। दूसरा, व्हाट वेर द डिमेरिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपको ये एग्जाम में डायरेक्टली आपके बेसिस पे सीबीएसई एग्जाम में आपको या तो बुक से जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन एक्सरसाइज पार्ट का क्वेश्चन नहीं रहता, आपको 20 से एग्जाम्पल से या 20 के टॉपिक से आपको क्वेश्चन निकाल के दे सकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट जो हमारा क्या है, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। अब जो गवर्नमेंट को मैंने इलेक्ट किया, जो भी लीडर्स को मैंने इलेक्ट किया या हम लोगों ने पीपल ने वोट करके इलेक्ट किया, ठीक है, डेमोक्रेसी से हमको जो भी लीडर्स को इलेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, पीपल के इंटरेस्ट को नहीं जानते हैं और वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। मतलब क्या, मैंने जान लो जो पढ़े लिखे नहीं होते और मैंने उनको क्या है कर दिया, उनको सीएम बना दिया, पीएम बना दिया, तो वो क्या करते हैं,
वो पढ़े लिखे नहीं होते और पीपल के इंटरेस्ट, पीपल के वेलफेयर के अलावा सोचने का पास उनके पास क्षमता नहीं रहता, ठीक है, उनके पास माइंड उतना नहीं रहता कि वो उतना पीपल के वेलफेयर के लिए सोच सके, तो वो नहीं सोचते, वो क्या होता है, वो बैड डिसीजन ले लेते हैं पीपल के लिए, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, ठीक है। इलेक्टोरल कंपटीशन के कारण क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या लाता है, करप्शन लाता है, ठीक है। करप्शन लाता है कैसे, जैसे मैंने अगर मान लो मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, ठीक है, मैंने 2 साल जीता, अगर 2 बार जीता और तीसरा बार जब मैंने खड़ा हुआ तो देख रहा हूँ मैं हारने के कगार पे हूँ, ठीक है, तो जो हारने का कगार पे हूँ तो मैं क्या करूँगा, गलत बेसिस पे मैं इलेक्शन जीतने का कोशिश करूंगा, पैसे देके कोशिश करूंगा, पैसे से वोट खरीदूंगा, फिर उसके बाद नहीं होगा तो मैं किस धमकाऊंगा, तो ये क्या होता है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्टोरल कंपटीशन के कारण क्या आता है, करप्शन भी आता है डेमोक्रेसी में, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो आम जनता में ऑर्डिनरी पीपल ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, वो लोग नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है। वो लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है। वो कॉमनली क्या करते हैं, वोट गलत आदमी को भी वोट देकर जिता देते हैं। तो ऑर्डिनरी पीपल क्या, वो उनके पास ना जो माइंड पावर जो होता है सोचने का, वो सोच नहीं पाते कि क्या उनके लिए बेटर है, क्या उनके लिए खराब है। तो वो क्या करते हैं, कोई भी करप्टेड पार्टी अगर इलेक्शन में खड़ा होती है और वो उनको डर से या पैसा लेके उसको वोट देते हैं, और उसके बाद उनका क्या होता है, आने वाला जो समय होता है वो ज़्यादा का जो 5 साल आने वाला जो समय है वो उनसे ज़्यादा ही बेकार समय हो जाता है। तो ये था हमारा डिसएडवांटेज और डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी का, ये हमने पॉइंट को पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, मतलब मेरिट्स और एडवांटेज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा केस बताऊंगा आपको। फैमिन मतलब होता है अकाल या भूखमरी, ठीक है। ये 1958 से 1961 में आया था इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। ये अकाल और एक भूखमरी आया था ड्यू टू क्रॉप फेल्यूर के कारण। क्रॉप फेल्यूर के कारण ये फेमान हो गया था इंडिया और चाइना में, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे आपसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन बन सकता है। पहला पॉइंट क्या है, ड्यू टू फेमाइन मोस्ट ऑफ द चाइना पीपल वेर डेड, ठीक है। फेमाइन आने के कारण, अकाल पड़ने, भूखमरी आने के कारण क्या है, चाइना में सबसे ज़्यादा लोग मारे गए थे। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ चाइना एंड इंडिया आर सेम, जो इकोनॉमिक कंडीशन था चाइना और इंडिया का वो सेम था, मतलब जो इकोनॉमिकली कंडीशन जो था, आर्थिक स्थिति था इंडिया और चाइना का वो सेम था। लेकिन फेमाइन के कारण सबसे ज़्यादा लोग मरे थे कहाँ, चाइना में। ड्यू टू फेमाइन देयर इज ए हार्श इम्पैक्ट ऑफ चाइना एज कम्पेयर टू इंडिया, मतलब फेमाइन के कारण सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ा था, चाइना में एज कम्पेयर टू इंडिया। कोई एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन बनता है आपके पास कि वन फेमाइन इम्पैक्ट हैज डिफरेंट केसेस इन 2 कंट्रीज, ठीक है। सॉरी यहाँ पे केसेस है, ये केसेस होगा, गलती यहाँ पे लिखा गया है। वन फेमाइन इम्पैक्ट हैज डिफरेंट केसेस इन टू कंट्रीज। क्यों, जैसे एक फैमान आया था जिसमें 2 कंट्री था, इंडिया और चाइना, जिसमें से इंडिया पे ये चाइना पे ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ा था फेमाइन का। इसका क्या कारण था, ठीक है। इकोनॉमिकली कंडीशन वहाँ का तो इंडिया और चाइना का दोनों का सेम था, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसे पड़ा था, चाइना पे पड़ा था, और सबसे ज़्यादा लोग चाइना के ही लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक्स जो थे उन्होंने क्या बताया, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स बिलीव दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बट चाइना इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। बहुत सारे इकोनॉमिक्स बताएं कि इंडिया क्या था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, बट चाइना क्या था, नॉन डेमोक्रेटिक था और कम्युनिस्ट कंट्री था। सो द प्लान्स एंड पॉलिसी ऑफ इंडिया आर ओवरकम विद द फैमिली, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन का आंसर क्या है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री था और उस डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत सारे प्लान्स और पॉलिसी आए थे, जिसके कारण से ये जो फेमाइन आई थी 1951 और 58 से लेकर 1961 के बीच में, तो इससे इसी प्लान और पॉलिसी और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण इंडिया क्या किया, इस फेमाइन से ओवरकम हो गया था, ठीक है। ओवरकम हो गया था मतलब एक फेमाइन से ठीक ऊपर आ गया था, मतलब उससे कवर अप कर लिया था। लेकिन चाइना क्या था, इससे ओवरकम नहीं हुआ था। क्यों, उसका कारण था कि चाइना एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री था, जिसके कारण से वहाँ पे कोई भी प्लान्स और पॉलिसी को ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, जिसके कारण से चाइना क्या था, चाइना पे ज़्यादा फैमिन इम्पैक्ट हुआ था,
आई थिंक ये फैमिन का केस भी आप लोग को समझ में आ गया था। अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी है पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट, मतलब कोई भी कंट्री में अगर कोई वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो तो सबसे बेटर गवर्नमेंट है। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि अगर वो कोई भी गवर्नमेंट को अगर हम इलेक्ट कर रहे हैं तो अगर वो अच्छा वर्क कर रही है, नहीं वर्क कर रही है तो ठीक है, अगर वो वर्क अच्छा नहीं कर रही है तो क्या हो सकता है, हम उसको आफ्टर 5 years हम उसको फिर से इलेक्शन होगा तो उसको हम वोट ना देकर उसको हम वो हरा देंगे और उसको फिर से हम एक नॉर्मल मतलब उसको जो गवर्नमेंट का जो पावर उसको पावर छीन लेंगे, ठीक है। तो एक कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, बेटर गवर्नमेंट है एट कंपेयर टू मोनार्ची सिस्टम में। इससे भी कंपेयर कर लो, अगर मोनार्ची सिस्टम में क्या होता है, मोनार्ची सिस्टम में क्या हुआ कि जैसे अगर हम कोई भी प्लान्स कुछ भी हो वो वहाँ पे राजा ही कोई भी चीज़ चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या जुडिशरी से रिलेटेड, मतलब लेजिस्लेटिव से रिलेटेड हो, एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड हो या जुडिशरी से रिलेटेड, वो सारा का सारा वहाँ पर सारा का सारा जो डिस्प्यूट जो सॉल्व कौन करते हैं वो हमारे किंग्स और क्यून करते हैं, मतलब कोई भी मोनार्ची में जो राजा वगैरह होता है वही सॉल्व करते हैं। बट एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या क्यों बेटर होता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होता है लेजिस्लेटिव से जुड़े हुए, चाहे एक्जीक्यूटिव से जुड़े हुए या चाहे जुडिशरी से, ये सारा का सारा ये पावर जो है ये डिवाइड किया गया और उसी डिवाइड में ही सारे चीज़ का केस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इन डेमोक्रेसी कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, मतलब कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो कंसल्ट के साथ लिया जाता है और साथ साथ डिस्कशन के साथ लिया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, और जो भी डिसीजन लिया जाता है उस डिसीजन में क्वालिटी क्या होती है, इम्प्रूव कर जाती है, ठीक है। मान लो हम किसी भी केस से कोई भी चीज़ का अगर हम जैसे आर्टिकल 370 की बात किया जाए तो हम आर्टिकल 370 जो लागू होने वाला था इंडिया में तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था हमारे गवर्नमेंट पे। क्यों, हमारे जो अपोजिशन पार्टी थे और जो रूलिंग पार्टी थी, ये दोनों के बीच में बहुत दिन तक डिबेट चला, ठीक है। फिर इस चीज़ पे बहुत बार बहस हुई लोकसभा में, राज्यसभा में, और उसके बाद ही इसको बिल को पास किया गया। तो क्या हुआ आर्टिकल 370 से, तो ये क्या हुआ, ये हमारा क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया, डिसीजन ऑफ क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। तो कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो डिसीजन कंसल्टेशन और डिस्कशन होता है उससे क्या हो जाता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। समझ में आएगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या प्रोवाइड करता है कि कोई भी किसी भी कंट्री में कोई सी चीज़ का भी कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस हो उसके बीच को वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे, तो हमारा इंडिया क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। हमारे इंडिया में बहुत सारे बहुत धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पंजाबी, मतलब हर धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। तो हिंदू और मुस्लिम में कंटिन्यूसली आज के डेट में भी क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये डेमोक्रेसी के कारण ये कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाता है ऑन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बेसिस पे। चौथा पॉइंट जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। पॉलिटिकल इक्वालिटी किस बेस पे, इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो मतलब एजुकेशन पे पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलता है, मतलब कोई भी ये नहीं, कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, सबको पॉलिटिकली इक्वालिटी मिलता है और जो उनका राइट्स है वो भी उनके राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है। जो आपका लास्ट पॉइंट है जो बोल रहा है एडवांटेज का, वो क्या है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या है, बोल रहा साफ कि डेमोक्रेसी क्या है, एक सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एज मोनार्ची, डिक्टेटरशिप, एरिस्टोक्रेसी, मतलब ये जितना भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी सबसे क्या है, सबसे बेटर है। आप लोग को मैं आज आप लोग को मैं सिर्फ डेमोक्रेसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया और साथ साथ एक फैमन जो हुआ था 1958 से लेकर 1961 तक, इस केस के बारे में आपको मैं डिस्कस किया। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो आप मेरे नंबर पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।